डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने पुनः एंथ्रोपोलॉजी के से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु लेकर आया हूँ। विषय बिंदु है बिरहोर ट्राइब। बगल में लिखा हूँ मैंने अल्पसंख्यक या गौंड जनजाति। ठीक है, क्लियर है। बिरहोर जनजाति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बिरहोर जनजाति एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बार बार यह परीक्षा में पूछा गया है कि इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्या इसका जीवन है और उस पर क्या संस्कृति संपर्क का प्रभाव पड़ा है और उसे अल्पसंख्यक अथवा गौंड जनजाति के रूप में क्यों बोला जाता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग परिचय चलते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ है। वीर का मतलब जंगल होता है, होर का मतलब व्यक्ति होता है, आदमी होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया जंगल का आदमी, यानी पहाड़ों एवं जंगलों में एकांत जीवन यापन करने वाले लोग। ऐसे लोगों को बिरहोर जनजाति के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह जनजाति, बिरहोर जनजाति, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाई जाती है और यह रांची के आसपास के क्षेत्र में भी पाई जाती है। प्रारंभ में यह रायगढ़, ये छत्तीसगढ़ जिले में मुख्य रूप से पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। संभवतः ऐसा माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है जो घुमक्कर अयावरी जीवन व्यतीत करता है। ये छोटे मोटे समूहों में अपने आसपास के जंगलों में बंदर पकड़ने, खरगोश, हिरन या अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। चलिए, मैंने एक शब्द बोला हूँ, लिखा हूँ बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति एक बार में लिखा हूँ अल्पसंख्यक और गौंड जनजाति है। ये क्या चीज है? गौंड जनजाति किसको बोलते हैं, अल्पसंख्यक जाति किसको बोलते हैं? जैसा कि नाम से अर्थ स्पष्ट होता है साथियों, कि नाम से अर्थ है जंगल का आदमी, माने उसका भौगोलिक जो क्षेत्र होता है, इसके अंदर भौगोलिक अलगाव की स्थिति पाई जाती है। मतलब अलग थलग रहने वाले लोग हैं, यानी इसकी जो निर्भरता है, संपूर्ण क्रियाकलाप है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप संपूर्ण रूप से प्रकृति एवं वन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त दिन प्रतिदिन कम होती जनसंख्या, इसके अंदर जनसंख्या ह्रास की स्थिति पाई जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 10,726 पाई गई थी, लेकिन वर्तमान में 2011 से लेकर 18 तक में इसकी आबादी में मात्र 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें अंधविश्वास, जादू टोना इत्यादि का प्रबल विश्वास पाया जाता है। इस कारण से बीमारी की अवस्था में या कोई विशेष आवश्यकता की परिस्थिति में ये डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिसका इसमें मृत्यु दर अधिक पाया जाता है और जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके पहले मैंने एक बिंदु बोला था कि परंतु 2011 से 18 तक में इनकी जनसंख्या में मात्र 22% की वृद्धि दर्ज गई है। यह अपेक्षाकृत अन्य जनजातियों में जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है, उससे काफी कम है। इसलिए इसमें क्या है, अल्पसंख्यक जनजाति है, यानी गौंड जनजाति है और दिन प्रतिदिन इसकी जनसंख्या कम होती जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, पोषण की कमी। वर्तमान प्रदेश में हम लोग देखते हैं, अभी जो आधुनिक युग है उसमें बहुत सारा जो है सो नियम कानून बन गए हैं। वन अधिनियम है, वन कानून है, राष्ट्रीय वन नीति है, पेड़ को काटना मना है, जंगल के आसपास रहना मना है, जंगलों में जो है सो सरकार का आधिपत्य हो गया है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारा चीज जो जंगल उत्पाद होता था, जो पहले ये लोग उसका उपभोग करते थे, अपनी आवश्यकता के लिए उपभोग करते, सीमित आवश्यकता। हम लोग को हमेशा याद रखना है, जनजातियों की जो आवश्यकताएं होती है, जो प्रकृति पर निर्भरता है, वह बिल्कुल ही सीमित आवश्यकता होती है। वो उत्पादन सिर्फ उपभोग के लिए करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर उनके आसपास कोई मछली का तालाब हो और उस तालाब में बहुत मछली हो तो सभी का शिकार नहीं करेंगे। सिर्फ अपने उपभोग के लिए अगर एक मछली से उनका पेट भरता है तो एक ही मछली का शिकार करेंगे, दो मछली का शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर बेचने, बाजार, बचत, बैंकिंग, ये सब चीज का कॉन्सेप्ट
नहीं पाया जाता। इस कारण से वे उत्पादन के लिए उपभोग करते हैं। अगर उनके आसपास के जंगल में बहुत सारे हिरण हैं तो ऐसा नहीं कि सभी हिरणों को मार करके वो व्यवसाय प्रारंभ कर देंगे, ऐसा नहीं है। उनमें उनका है उत्पादन के लिए उपभोग, यानी अगर एक हिरण से उनका काम चलता है तो एक ही हिरण का शिकार करेंगे, दूसरे हिरण का शिकार नहीं करेंगे। तो पोषण की कमी होगी, प्रकृति पर निर्भरता के कारण प्राकृतिक संसाधन की कमी हो रही है, जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, नया वन नहीं लग रहे हैं, फलदार वृक्ष नहीं लग रहे हैं, जिस कारण जो उनको फल मिलता था, जो प्रोटीन मिलता था, जो उनको उनका पोषण होता था, उसमें कमी हो गया। इस कारण से भी वो अधिक बीमार पड़ने लगे। उनका जो पोषण स्तर गिर गया तो स्वास्थ्य का स्तर गिर गया, तो मृत्यु दर अधिक हो गया। इस कारण से इस जनजाति को, बिरहोर जनजाति को एक गौण अथवा अल्पसंख्यक जाति के रूप में सरकार ने इनको माना है। चलिए आते हैं कि प्रजाति क्या है। इनकी प्रजाति किस प्रकार की है। ये प्रोटोस्टोलाइड परिवार से बिलोंग करते हैं। भाषा बिरहोर बोली जाती है, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। बिरहोर जनजाति के संबंध में बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। बिरहोर जनजाति के संबंध में ऐसे माना जाता है, ऐसा किंवदंती है, ऐसा मानते हैं लोग कि ये जिस पेड़ को छू देते हैं उस पेड़ पर बंदर कभी नहीं चढ़ता है। चलिए आगे हो गया, तो किंवदंती है, इसमें कोई वास्तविकता या सच्चाई है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन तो किंवदंती है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। अभी वास्तविकता कहाँ तक है ये इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता शायद नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से है, इनका आर्थिक जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप, धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप, और अंत में निष्कर्ष को लिखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। निष्कर्ष लिखने से उसका सार सहित उसमें लिखा जाता है और इसके साथ ही प्रश्न का अंत कर दिया जाता है। चलिए निष्कर्ष के बारे में बताएं। पहले सामाजिक जीवन के विषय में चलते हैं दोस्तों। इनका सामाजिक जीवन, रहन सहन, इनका विवाह प्रक्रिया, वधू मूल, क्या क्या चीज चलता है इनमें, इनका सामाजिक जीवन किस रूप से चलता है। तो इनका सामाजिक जीवन दो प्रकार का होता है। एक घुमंतु है, आयावरी समूह व्यतीत करता है। एक जांगी बोला जाता है, जो अस्थायी जीवन व्यतीत करता है। इनका जो बस्ती होता है, जहाँ ये आसपास रहते हैं, 10 से 15 झोपड़ियां होती है, उसको टांडा के नाम से जाना जाता है। और ये 10-15 जो झोपड़ियां एक साथ है, उनको कुंभा के नाम से जाना जाता है। यानी एक कुंभा में 10 से 15 झोपड़ियां होती है। इनका परिवार के साथ इनका परिवार एकाकी होता है, पितृसत्तात्मक होता है, पितृवंशीय होता है, पितृस्थानिक होता है, पैट्रियार्कल फैमिली होता है। कहने का मतलब पैट्रियार्कल फैमिली की जो जारी विशेषताएं हैं वो इनके सामाजिक जीवन में विद्यमान है और इनके परिवार में वो विशेषताएं पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। विवाह सदले बापला के नाम से जाना जाता है। विवाह सदले बापला बहिर्विवाह का नियम होता है। एक गोत्र में कोई विवाह नहीं कर सकता है अथवा समूह के बाहर विवाह ही करना है। उसके अंदर में बहिर्विवाह यानी उसके विवाह जो समूह में रहता है उससे बाहर विवाह करने का नियम इनमें पाया जाता है। एक्सोगेमी रूल्स बोलते हैं इसको। वधू मूल्य, ब्राइड प्राइस का भी प्रचलन इसमें पाया जाता है। वधू मूल्य की परिभाषा मैंने पहले भी हर क्लास में मैंने इसको डिफाइन करने का प्रयास किया हूँ। फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनजातीय समाज में। वधू मूल्य आज के डेट में भी जनजातीय समाज, चाहे वो पटना में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, किसी भी अमेरिका में क्यों नहीं रहते हो, उनके अंदर वधू मूल्य जैसी प्रथा निश्चित रूप से पाई जाती है। और ये वधू मूल्य के बिना विवाह संभव नहीं है। और ये प्रथा ऐसा नहीं कि वधू मूल्य बहुत मूल्य होता है, उसमें लड़कियों को खरीदा एवं बेचा जाता है जनजातीय समाज में, ऐसी बात नहीं है कि खरीदा एवं बेचा। यह प्रथा परंपरा रूप में है, विद्यमान है कि वधू मूल्य देना होता है। अभी वर्तमान में देखिए दहेज प्रथा चल रहा है, कहीं पे बिना दहेज के भी शादी होती है। ये बात नहीं है। यहाँ पर जो है हम कहना चाहते हैं, जो वधू मूल्य है वो उनके विवाह का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक निर्धारित राशि, यह निर्धारित राशि कहाँ होगी, यह प्रथा एवं परंपरा के आधार पर निर्धारित होती है। ऐसा नहीं कि बहुत हजारों करोड़ों में होता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो निर्धारित है प्रथा परंपरा के रूप में, वह वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के माता पिता अथवा उसमें किसी भी जो नजदीक व्यक्ति है जिसने मीडिएट किया उसको देना अनिवार्य होता है। इसके बिना विवाह संभव
नहीं है। तो यह वधु मूल्य है, इसमें प्रचलन पाया जाता है। गोल्हड़ विप्ला यानी गोल्टा विवाह आधुनिक समाज में पाया जाता है। एक तरफ का लड़का, दूसरे तरफ का लड़की, दूसरे तरफ का लड़की, दूसरे तरफ लड़की का भाई पुनः लड़का के बहन से शादी करता है, यानी गोल्हड़। उसमें जो है दोनों आदमी एक दूसरे का भाई बहन का रिलेशन रहता है। इसको गोल्हड़ विप्ला या गोल्टा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इनके सामाजिक जीवन के अंतर्गत, बिरहोर जनजाति के सामाजिक जीवन के अंतर्गत सेवा विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है। सर्विस मैरिज, ये बहुत एक नया बिंदु आया है अभी इसमें बिरहोर जनजाति में। सेवा विवाह क्या है? सेवा विवाह का संबंध, प्रत्यक्ष संबंध वधु मूल्य के प्रचलन से है। जो वर पक्ष वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है, चाहे वो कितना 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया जो भी हो, जो उसके प्रथा परंपरा के द्वारा निर्धारित है, वो असमर्थ होता है। ऐसी परिस्थिति में वह कन्या पक्ष के यहां रह करके सेवा का कार्य करता है, वर्किंग एज ए सर्वेंट। वर पक्ष के जो उसके माता पिता है, उससे किसी प्रकार का घरेलू, बाहरी, पशुपालन कोई भी कार्य उससे करा सकता है, और वो जो कार्य करता है उसका मूल्य जो होगा वो वधु मूल्य के अगर बराबर हो जाता है, उसके बाद उसका कार्य समाप्त हो जाता है। यानी सेवा विवाह का प्रचलन पाया जाता है। अगर वह वधु मूल्य देने में असमर्थ है तो सेवा करके विवाह करेगा, और यह सेवा विवाह का प्रचलन उसमें स्थापित किया गया है। यही है सेवा विवाह। चलिए, इसके अतिरिक्त बहुपत्नी विवाह, इनके अंदर बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन पाया जाता है। ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति थोड़ा समृद्ध है, पैसों से आर्थिक समृद्धि जिसके अंदर है, उनके अंदर आर्थिक समृद्धि क्या होगा? खेत होगा, वन संपदा पर अधिकार अधिक होगा, यही सब है। क्योंकि उनका निवास स्थान जो है प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक आवास होता है। उनका आवास के चारों तरफ जो उपलब्धता है, उनकी जो उपलब्ध है आर्थिक संसाधन, वो अगर जिनके पास अधिक है तो ज्यादा समृद्ध माने जाते हैं। तो बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। जो ज्यादा समृद्ध है वो एक से अधिक भी विवाह करते पाए गए। अब गोत्र आते हैं, विभिन्न प्रकार के गोत्र का प्रचलन इसके अंदर पाया जाता है। भुइया, कछुआ, कौआ, सुइया, खड़िया, ये सब प्रकार के गोत्र में पाए जाते हैं। समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। एक गोत्र में विवाह संबंध अथवा यौन संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी दोस्तों इस बिंदु को बहुत चर्चा किया है कि गोत्र, समगोत्रीय विवाह का निषेध विश्व के किसी भी जनजातीय समूह में इस प्रकार का निषेध निश्चित रूप से पाया जाता है। और यह प्रथा एवं परंपरा जो है उसके सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत बड़ा हथियार है। वरना सदस्यों के बीच अगर एक गोत्र के अंदर विवाह होने लगेगा तो सदस्यों के बीच क्या होगा? भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। कौन मामा है, कौन मौसी है, कौन चाची है, इसका निर्धारण कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए समगोत्रीय विवाह का निश्चित रूप से निषेध पाया जाता है, ताकि उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक नियंत्रण है समाज पर, वह बना रहे और समाज की संरचना और परिवार की संरचना का जो स्थायित्व है वो भी बना रहे। चलिए आगे चलते हैं। टोटम संबंधी विश्वास, ये टोटम संबंधी विश्वास भी पूरे जनजातीय समाज में, दुनिया के सभी जनजातीय समाज में निश्चित रूप से पाया जाता है। निश्चित रूप से पाया जाता है। तो टोटम क्या है? आप टोटम के विषय में पहले ही बताया हूं। टोटम क्या है? जनजातीय समाज, थोड़ा सा इसका परिभाषा हम परिभाषित कर देते हैं। जनजातीय समाज में टोटम जो है, टोटम को गण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। टोटम को गण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। और एक शब्द आता है इसमें टोटम के में, टोटमवाद। तो ये दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। टोटम क्या है? जनजातीय समाज में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके टोटम, उनके गोत्र की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार के टोटम से हुई है। मैंने पिछले क्लास में एक गोत्र बताया था, उरांव जनजाति विषय में बताया। लकड़ा गोत्र है, उसका टोटम क्या है? शेर है। वो अपनी उत्पत्ति शेर से मानते हैं।
अगर किसी व्यक्ति का नाम सुनील लकड़ा हो तो वह जो सुनील नामक व्यक्ति है वो अपनी उत्पत्ति शेर से मानते हैं, ठीक है। तो उनका गोत्र का अपना एक टोटम होता है, तो हर एक गोत्र का अपना अपना एक टोटम होता है, और टोटम की संस्थागत अभिव्यक्ति ही टोटम बात है। जब सामूहिक रूप से किसी चीज में कोई विश्वास किया जाता है, उसका फॉलो किया जाता है, उसकी संभावनाओं में को देखा जाता है, उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, यह जो संस्थागत अभिव्यक्ति है, यह जो संस्थागत समर्पण है, इसी को टोटमवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए, विवाह हो गया तो तलाक का भी प्रावधान है, विवाह विच्छेद का भी प्रावधान है, परंतु इस प्रकार की प्रक्रिया बहुत ही कम रेयर दिखाई पड़ती है। चलिए, युवागिरी का भी यूथ डोरमेंट्री। युवागिरी क्या है? जनजातीय समाज में युवागिरी क्या है? युवागिरी का भी प्रावधान बिरहोर जनजाति में पाई जाती है। लड़का एवं लड़की के लिए अलग अलग युवागिरी का प्रावधान है। जनजातीय समाज में युवागिरी एक संपूर्ण क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी के लिए। पूरा एक क्वेश्चन पूछता है, जनजातीय समाज में युवागिरी की उपयोगिता क्या है, उपयोग क्या है, या जनजातीय समाज में को नियंत्रित एवं विनियमित करने में युवागिरी की क्या भूमिका है, युवागिरी के क्या उद्देश्य है, ये भी पूछता है। सभी प्रश्नों का आंसर सिर्फ एक है, जो कार्य है वही प्रकार्य है, जो वर्क है वही फंक्शन है, वही यूटिलाइजेशन है, वही उसका उद्देश्य है। क्लियर है? तो लड़का और लड़की के लिए यहाँ पर बिरहोर जनजाति में अलग अलग युवागिरी का प्रावधान पाया जाता है, और इसका युवागिरी को गितियोरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के युवागिरी पाए जाते हैं और अलग अलग नामों से उसे पुकारा भी जाता है। इनके समाज की जो युवागिरी है उसको गितियोरा के नाम से जाना जाता है। लड़का एवं लड़की के लिए अलग अलग युवागिरी का प्रावधान। अब क्रियाकलाप क्या है भाई? इनका तो सामाजिक जीवन हो गया लगभग। आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या करते हैं, आर्थिक उपार्जन क्या क्या करते हैं ताकि उसका जीवन चल सके। जीविकोपार्जन हेतु किए जाने वाले प्रयास। आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? जीविकोपार्जन के लिए किए जाने वाले प्रयास को ही आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी में माना जाता है। मैंने पहले ही कहा है, प्रकृति पर निर्भरता है इनकी, भौगोलिक अलगाव की स्थिति में ये रहते हैं। ऐसी स्थिति में इसका मुख्य कार्य आखेटन एवं खाद्य संकलन पर अर्थव्यवस्था पाया जाता है, जो अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक एवं प्राचीन स्तर माना जाता है। प्रारंभ में मनुष्य जब झुंड के रूप में, समूह के रूप में रहते थे, ये आधुनिक जीवन नहीं था, ये विकास नहीं था सभ्यता का। उस समय में आदमी के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आखेटन एवं खाद्य संकलन था। इस प्रकार से क्या देखते हैं, बिरहोर जनजाति का निवास स्थान जंगल एवं उसके आसपास होने के कारण उसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था वन संसाधन पर निर्धारित है। इसलिए वन से तो काम नहीं चलेगा, पशुपालन कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं लोग खाली समय में बैठ करके, वन से प्राप्त, उनका एक तो बहुत है कि सन की रस्सी, वन से सन की रस्सी को प्राप्त करते हैं, और सन की रस्सी बनाकर आसपास का जो क्षेत्र है, स्थानीय बाजार है, उस लोगों में जो स्थानीय बाजार भी पाक्षिक या ये महीनों में या साप्ताहिक लगता है, वहां जाके बेचते हैं, और उससे जो थोड़ा बहुत उसका पैसा होता है, उससे अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं का वो ये करते हैं, खरीदते हैं, इसके आपूर्ति करते हैं। पशुपालन कार्य किया जाता है, वनों से प्राप्त सन की रस्सी को कर स्थानीय बाजार में बेच कर अपनी अन्य आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ढोलक भी बनाते हैं। इनके यहाँ जो लड़कियां होती है, जो महिलाएं होती है, वो खाली कार्य में ढोलक बनाती है और आसपास के क्षेत्र में बेचती है। लकड़ी से निर्मित ओखली, पुराने जमाने में पहले ओखली जो है, ओखली हुआ करता था, मिल नहीं होता था आटा पिसाने के लिए। धान का चूड़ा जो बनता था वो घर में ही बनता था। ओखली में धान कूट करके उसका चूड़ा ये किया जाता था, बनाया जाता था, जो वो स्वादिष्ट लगता था खाने में। अभी तो सब मिल का चूड़ा खाते हैं, अभी तो आधुनिक युग है, सब बाजार से चूड़ा गए 2 किलो खरीद लिए, दही चूड़ा खा लिए।
14 जनवरी को। लेकिन प्रारंभ में पहले घर में ही धान से चूरा बनाया जाता था, बहुत स्वादिष्ट लगता था, वो बहुत ही प्रथागत रूप से बनता था, महिलाएं बनाती थी। महिलाओं का ऐसे शारीरिक श्रम भी होता था और महिलाएं ज्यादा स्वस्थ रहती थी। आज के डेट में देखिए महिला को क्या हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ जा रही है। पुराने जमाने में महिलाएं ज्यादा इतना डॉक्टर के पास नहीं जाती थी क्योंकि शारीरिक श्रम करती थी। खासकर ये आधुनिक जीवन में क्या हो गया, महिलाएं शाम को आती है या शाम में 4 घंटा बैठ के टीवी देखती है, श्रम नहीं करती। श्रम नहीं करने के कारण उनको बहुत प्रकार का शारीरिक जो है रोग उनके अंदर घर कर गया, उतना स्वस्थ नहीं रहती हैं, लेट से रात में खाएंगी, सुबह लेट से उठेंगी, जिस कारण से उनका स्वास्थ्य स्तर पहले ऐसा नहीं है। तो पहले ओखली हुआ करता था, उसमें लोग धान कूटते थे, जिस कारण से उनका शारीरिक श्रम होता था और बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता था। तो चलिए इस पर नहीं चलेंगे, बहुत लंबा बहस है। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, छोटे मोटे पशुओं का शिकार भी करते हैं, ठीक है ना। इनका प्रिय पशु कुत्ता होता है, इनका प्रिय पशु कुत्ता है जो इनको आखेट कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में क्या है, वनों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, राष्ट्रीय वन नीति हो गया है। इन तमाम नियम के कारण सरकार का वन के ऊपर आधिपत्य हो गया है, जिसके कारण जो जितना वन संसाधन उसे चाहिए था, विरोध जनजाति भौगोलिक अलगाव की स्थिति में और प्रकृति पर निर्भरता है। ऐसी स्थिति में जो उनका आर्थिक क्रियाकलाप था वो सीमित हो गया राष्ट्रीय वन नीति के कारण, वनों के राष्ट्रीय कारण। तो जो पोषण मिलना चाहिए था, जितना क्रियाकलाप वो पहले किया करते थे प्रथा परंपरा पर आधारित, वो हो नहीं पाता था और राष्ट्रीय और उनका जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय हो गई। इसमें क्या हो गया, ऐसे होने से क्या हो गया, दयनीय स्थिति आर्थिक स्थिति होने से क्या हो गया, आर्थिक क्रियाकलाप में कमी होने से क्या हो गया, इनमें पलायन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, ये पलायन की ओर अग्रसर हो गया। जंगल से उठ करके इनके जो युवा हैं, इनके जो यहाँ उगती हैं, वो आसपास का जो क्षेत्र है उसके यहाँ घरेलू नौकर के रूप में कार्य कर रहे हैं, श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहां भी कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो दिल्ली और पंजाब जा रहे हैं। बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार, स्थानीय स्तर पर उद्योग की कमी के कारण, स्थानीय स्तर पर और ये जो श्रम शक्ति है वो तो कहीं श्रम करेगा तभी तो उसका पेट भरेगा। श्रमिक अगर श्रम नहीं करेगा तो खाएगा कैसे। कल तक जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के रूप में स्वतंत्र था, उत्पादन के लिए, उपभोग के लिए उत्पादन कार्य करता था, उस पर सब पर प्रतिबंध लग गया, वनों का राष्ट्रीयकरण हो गया, राष्ट्रीय वन नीति हो गया। ऐसी स्थिति में उसका आर्थिक क्रियाकलाप में कमी आ गई। जब आर्थिक क्रियाकलाप में कमी हो गया तो उसका श्रम का क्या होगा, पेट कैसे भरेगा, जीविकोपार्जन का उपाय समाप्त होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके युवक जो युवतियां थी वो अन्य शहरों में जाकर श्रमिक रूप में कार्य कर रही हैं। इस तरह से उनका पलायन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। सरकार के द्वारा इस पर बहुत सारे वर्क किए जा रहे हैं ताकि इनका पलायन और विस्थापन रोका जा सके। उनके क्षेत्र में और एक बहुत बड़ी चीज है, उनके क्षेत्र में औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उद्योग की स्थापना इसलिए हुई कि उस क्षेत्र में जो बहुत सारे विपुल खनिज भंडार पाए गए हैं, उनके भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, तो कृषि व्यवस्था जो थी चौपट हो गई उसकी। कृषि पर आश्रित थे, वनोपज पर स्थापित थे, आश्रित थे, इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लग गया। जो कल तक कृषक थे आज श्रमिक बन गए हैं, तो दूसरे शहर में जाने के लिए मजबूर हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजनीतिक जीवन इनका किस प्रकार से, एक कंप्लीट क्वेश्चन, जनजाति एवं संस्कृति संपर्क है। जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलाप पर संस्कृति संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा है, बिंदुवार पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये चीज एक कंप्लीट क्वेश्चन है और ये कोई याद करने का चीज नहीं। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं एंथ्रोपोलॉजी को याद करने का चीज नहीं, हम याद कर लेंगे 10-20 क्वेश्चन जाकर परीक्षा में लिख देंगे। एंथ्रोपोलॉजी
पूर्णतः समझने की चीज है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, और नहीं समझने पर तो कुछ भी आसान नहीं लगता, ये तो सब जानता है। तो आपको ये बिल्कुल समझने का चीज है, बहुत मौलिक चीज है। हमारे आसपास पूरा एंथ्रोपोलॉजी है। आप जानते हैं, मैंने परिभाषा पहले ही बताया था कि मानव के समस्त व्यवहारों का अध्ययन ही मानव विज्ञान है। तो समस्त व्यवहार, आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं, सब एंथ्रोपोलॉजी से ही रिलेटेड है। किसी न किसी प्रकार का सामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, सामाजिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, राजनीतिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, और हमारा प्रथा परंपरा पर आधारित धर्म जो सांस्कृतिक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, वो तमाम चीजें किसी न किसी रूप से एंथ्रोपोलॉजी से ही रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, राजनीतिक जीवन चर्चा करेंगे। ये सब चीज इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का ये सब्जेक्ट में ये सब चीज पर बहुत ज्यादा चर्चा है। चलिए, राजनीतिक जीवन क्या है? मैंने तुरंत बोला हूं कि बस्ती को टांडा के नाम से जाना जाता है, और प्रत्येक टांडा का अपना एक मुखिया होता है जो नाया या नती के नाम से जाना जाता है, जिनका आपसे चूंकि 10-12 झोपड़ी होती है, उसी का कोई न कोई ये होता है, टांडा होता है का मुखिया होता है, जो आपसी विवाद का निपटारा करता है। और सबसे बड़ी चीज है, उसका एक मुख्य काम होता है कि जो अयावरी समूह व्यतीत कर रहे हैं, जो विरोध जनजाति, जो सभी नहीं करते हैं, कुछ अस्थायी जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ अब घुमक्कर भी, आसपास भौगोलिक क्षेत्र निश्चित रहता है। ऐसा नहीं घूमते हुए दिल्ली चले जाएंगे, बनारस चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो आसपास का भौगोलिक क्षेत्र है, जहां की भूगोल पे आधारित उनका जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जब तक रहता, उपलब्धता रहती है, तब तक वो उस क्षेत्र में रहता है। मान लीजिए बंदर का शिकार करना है, बिल्ली का शिकार करना है, खरगोश का शिकार करना है, तो वो आसपास के क्षेत्र में ये जब तक उपलब्धता रहेगी तब तक वो वहां पर रहेगा। फिर कमी आ जाने के बाद वो स्थान परिवर्तन करते हैं। ऐसी स्थिति में टांडा का मुखिया जो होता है, जो नया नती के नाम से जाना जाता है, वो नया स्थान परिवर्तन किस जगह पे होगा आसपास के क्षेत्र में, इस चीज के ऊपर वो फैसला देता है, उसका निर्धारण करता है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी प्रथा एवं परंपरा पर ही आधारित होता है। मैंने पहले भी कहा हूं कि जनजातीय समाज में सभी प्रकार के क्रियाकलाप, सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार, सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार, सभी प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रथा एवं परंपरा से ही निर्देशित होते हैं और नियमित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्या है? इनके धार्मिक जीवन पर धर्म एवं जादू का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। टांडा के जो मुखिया होता है, उसको समस्त धार्मिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और समस्त धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप संपन्न किए रहते हैं। इनका सर्वशक्तिमान देवता सिंह बोंगा, सिंह बोंगा मतलब, सिंह मतलब बोंगा होता सूर्य देवता, सूर्य देवता को सर्वशक्तिमान मानते हैं। हमारे बिहार में भी छठ पूजा होता है, उसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। चलिए चलते हैं कि इनके सामाजिक सांस्कृतिक ये है समानता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें ओड़ा बोंगा यानी कुल समूह का देवता, हमारे आधुनिक कुल समूह के देवता का प्रचलन पाया जाता है। हमारे आधुनिक समाज में भी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे गोसाई घर का प्रावधान है, जहां कुल देवता का वास माना जाता है, उसकी पूजा जाती है। इसी प्रकार से ओड़ा बोंगा का भी इनमें विश्वास पाया जाता है, जो कुल समूह का देवता माना जाता है। और यह आवास के पीछे, कुल समूह का जो देवी देवता होता है, आवास के पीछे कोई एक स्थान को निश्चित कर दिया जाता है, और इनका पूजा ये प्रथा एवं परंपरा के आधार पर विधि पूर्वक संपन्न करते हैं। इस प्रकार से इनका धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप चलता है। और ये हम लोग अभी और आगे चलते हैं निष्कर्ष पर। अभी हम लोग ने पढ़ा कि अल्पसंख्यक गौण जनजाति है, बिरहोर ट्राइब अल्पसंख्यक गौण जनजाति के रूप में है। फिर इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अंतर निष्कर्ष करते। निष्कर्ष को लिखना थोड़ा जरूरी होता है। लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय में ऐसा लगता है कि अब इसको हम अब समाप्ति की ओर है, कुछ इसमें दे दिया जाए 5, 10, 7 लाइन, 10 लाइन, 8 लाइन, ताकि लगे कि यह चीज को हम समाप्ति की ओर चल रहे हैं, खाली यूं ही आधे पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो निष्कर्ष रूप में लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग रूप से लिखते हैं।
मैं भी अपना कुछ आप लोगों को हिंट्स देता हूँ कि बिहोर जनजाति एक लुप्त प्राय एवं गौण जनजाति के रूप में पहचान की गई है। इसके संरक्षण तथा समाज के द्वारा समाज एवं सरकार के द्वारा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सकारात्मक प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, और परंतु और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, मैंने बिरहोर जनजाति के संबंध में बताया कि अल्पसंख्यक और गौण जनजाति है, जो इसका शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है, प्रकृति पर निर्भरता है, भौगोलिक अलगाव की स्थिति है। लेकिन अब एक और दो क्लास और कंसेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत होगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे विवाह से। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पहला चैप्टर विवाह है। अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है, एक क्लास रिवीजन का भी होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया है उसका एक रिवीजन क्लास भी होगा। हर बिंदु पर छोटा छोटा दो लाइन बोलेंगे। इसके बाद का जो क्लास होगा वह विवाह से संबंधित होगा, और विवाह में चलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का आंसर चलेगा। इस ढंग से ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इंडियन पर आएंगे, उसके बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर आएंगे। चलिए, इतना के साथ ही मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपने बिरहोर जनजाति के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, और अधिक जानने की आवश्यकता हेतु आप जो है सो कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं बिहार लोक सेवा आयोग एवं जेपीएससी से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उसको स्पष्ट रूप से मैं पार्ट 1, पार्ट 2 सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर मैं करके दे दूंगा। आप उसको गौर से सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा घर बैठे बैठे से। और इसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यह जो मार्क्स कैसे अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिरहोर जनजाति को सीधा सीधे लिख दिए हो गया। सामाजिक आर्थिक उसमें उसको गौण जनजाति के रूप में भी उसमें मटेरियल देना जरूरी है। संस्कृति संपर्क का मटेरियल देना जरूरी है। संस्कृति संपर्क का मटेरियल देने से उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये चीज देना जरूरी है। इन तमाम चीज को देने से मार्क्स आपको बहुत अच्छे 80% तक मार्क्स आपको उठेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं जैसे कहा आप करें, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और आप घर बैठे एक अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।